आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान यानी कि साइंस का, और ये आपका 25 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताते चलें कि हमने आपको 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी दे दिए हैं, जो कि इसी चैनल पर प्लेलिस्ट हमने आपको बनाकर दे दी है। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है मॉडल पेपर की, वो आपको इसी चैनल पर दे दी है बनाकर। उसमें सभी मॉडल पेपर की क्लासेस आपको उपलब्ध करा दी गई, तो आप चैनल पर जाकर उन मॉडल पेपर की क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि अगले महीने आपकी परीक्षा होने जा रही है। समय बिल्कुल भी आपके पास बचा हुआ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब आपके परीक्षा फॉर्म भरवाए जाना और अब आपकी 1 सप्ताह के अंदर एग्जाम स्कीम भी आने जा रही है। तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 1, जिसमें आपसे पूछा रहा है कि चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की जो संरचनाएं हैं उनका नाम क्या होता है, वो आपको बताना है। तो आप कहेंगे उनका जो नाम होता है वो होता है बीज पत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रश्न संख्या 1 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की जो संरचना है उनका क्या नाम होता है, उनका नाम है आपका बीज पत्र। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या है आपका 2, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का जो रूपांतरण है उसे आप क्या बोलते हैं, तो उसे आप बोलेंगे कंदगुच्छ। क्या बोलेंगे? कंदगुच्छ। प्रश्न संख्या 2 का भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या आपका 3। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। तो आपसे यहाँ देखना, आपसे ये पूछेगा कि अनुकूलन अंग नहीं है, तो पंख, फेफड़ा और गलफड़े ये सब आपके अनुकूलन अंग हैं। लेकिन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंख, गलफड़े और धारारेखित शरीर। ठीक है, पंख, गलफड़े और धारारेखित शरीर ये अनुकूलन अंग है, लेकिन जो फेफड़ा है ये अनुकूलन अंग नहीं है। ठीक है, ये आपका अनुकूलन अंग नहीं है फेफड़ा। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 4। इसमें पूछा रहा है कि उपपचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आप बता देंगे कि जो उपपचय क्रिया है वो 2 तरह की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया जो 1 गज है वो कितने के बराबर होता है, कितने फुट के बराबर होता है, वो आप बताएंगे। तो आपका जो 1 गज है वो 3 फुट के बराबर होता है। कितने? 3 फुट के बराबर होता है आपका 1 गज। आपको इसे ध्यान रख लेना। ठीक है, 1 गज जो है वो 3 फुट के बराबर होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो पीडीएफ फाइल है मॉडल पेपर की, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, तभी आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप को जाकर आप तुरंत यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर सभी मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल उपलब्ध है। तो फटाफट जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर और ज्वाइन कीजिए, और इस यहाँ पर पीडीएफ फाइल का आप आनंद लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न में अब हम आ चुके हैं। प्रश्न संख्या आपका 6, जलीय पौधे के तने और पत्ती की एक विशेषता बताइए। तो जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी रहती है। जैसे जलकुंभी, कमल तथा कुमुदनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं, चपटी होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्या है ये डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। आपने देखा होगा जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें जो यहाँ पर ताप मापने का जो पैमाना है वो फ़ारेनहाइट में दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट को अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो भी यहाँ पर तापमान के लिए मापने के लिए जो पैमाना दिया रहता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही आप माप सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर उसमें जो आपका जो पैमाना होता है वो फ़ारेनहाइट में दिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सेंटीग्रेड में आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आप केवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही माप सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या आपका 8। पूछा जा रहा है कि ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन कैसा होता है उनकी, यानी कि जो ये जो आकृति है उनका ये जो कुल आयतन है
ये कैसा रहता है, ये हमेशा निश्चित हो रहता है। कैसा रहता है, हमेशा निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों की आकृति चाहे आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखेंगे वो हमेशा निश्चित ही रहेगा, उसका आयतन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वह ठोस है। ठीक है, जबकि द्रव में आपने देखा होगा, द्रव मान लीजिए एक गिलास के अंदर है। ठीक है, इस गिलास के अंदर भरा हुआ रखा है द्रव है, ये मान लीजिए ये पानी है। अब इसे आप एक कटोरी में करेंगे, ठीक है, तो इसका जो आकृति है वो एक कटोरी के समान हो जाएगी। द्रव कैसा हो जाएगा, एक कटोरी के आकार ले लेगा। ठीक है, और इसका आयतन भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी जो आकृति है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 9, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो आप बताएंगे कि दूध जो है एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप इसे देख लेंगे। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या आपका 11, घर्षण बल को कम करने के उपाय बता दीजिए। तो मशीनों के कल पुर्जों को घिसने और टूटने से बचाव हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से कम किया जा सकता है? जो मशीन के कलपुर्जे वगैरह होते हैं उनको घिसने और टूटने से बचाने के लिए जो जहाँ पर दोनों का मिलान होता है वहाँ पर क्या होता है, उनके संपर्क तल के बीच में स्नेहक तेल या ग्रीस तेल लगाकर उनके घर्षण को कम किया जा सकता है, जिससे उन्हें टूटने से बचाया जा सके। ठीक है, यहाँ से अब आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, आप जाएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, आप इस पीडीएफ फाइल मॉडल पेपर को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर आपको मॉडल पेपर की क्लासेस दी जा रही हैं। प्रश्न संख्या आपका 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथक्करण की किन्हीं 2 प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले पृथक्करण की एक विधि आपकी बीनना, जिसमें गेहूं, चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं, जो उन अनाजों की आकृति, आकार और रंग से अलग होते हैं। इन्हें हाथ से बीनकर अलग करने की प्रक्रिया को ही हम बीनना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गेहूं से कुछ आपको अलग करना है, कोई कंकड़ पत्थर, या चावल से कुछ कंकड़ पत्थर अलग करना है, तो हाथ से आप उसे बीनकर अलग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फटकना। फटकने से केवल हल्के अवयव ही दूर होते हैं, जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो सकती हैं फटकने से। ठीक है, जैसे उदाहरण, गेहूं को सूप से फटका जाता है। सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा जो है वो बाहर अलग हो जाता है। किसान भूसा युक्त अनाज जैसे कि गेहूं को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे अनाज अथवा गेहूं पास में एकत्र हो जाता है तथा हल्का भूसा हवा में उड़कर दूर की तरह चला जाता है। इसे भी आप फटकना ही कह देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या आपका 13, श्वसन क्या है? ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? इसके प्रकारों का भी उल्लेख कर दीजिए। तो जीवों की कोशिकाओं के अंदर जैविक ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के कृमिक अपघटन से चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। ठीक है, श्वसन के जो प्रकार है वो ऑक्सीजन पर निर्भरता की दृष्टि से 2 प्रकार का होता है श्वसन। सबसे पहला है आपका ऑक्सीशोषण, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। और ऐसी क्रिया करने वाले पौधों और जीवों को ऑक्सीजीवी यानी कि एरोब्स कहते हैं। इस क्रिया को खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल यानी कि H2O जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर श्वसन आपका अनॉक्सी श्वसन, जिसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, तो इसी कारण इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। और इस प्रकार के श्वसन करने वाले जीवों को अनॉक्सी जीव कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। खाद्य पदार्थों का कैसा अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीशोषण में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे अनॉक्सीशोषण में यहाँ पर अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, ठीक है, C2H5OH एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या है 14, पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कर दीजिए। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा हैप्लॉइड जनन कोशिकाएं अथवा युग्मक बनते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। एक नर एवं एक मादा युग्मक के मिलने से डिप्लॉइड युग्मनस यानी कि डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है, जो बारंबार विभाजित होकर बीज बनाता है। बीज नवीन पौधे को जन्म देता है। अतः लैंगिक जनन को अग्रलिखित 4 चरणों में आप विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहला आपका युग्मक जनन, ठीक है, गैमीट, ठीक है,
युग्मक जनन, जिसमें बताया गया कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका नर युग्मक जनन, दूसरा होता है मादा युग्मक जनन। ठीक है। दूसरा आपका परागण, पराग कणों पर पराग कोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिका अग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहा जाता है। तीसरा आपका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, निषेचन नर तथा मादा युग्मक केंद्र को मिलने से द्विगुणित युग्मनज जो है वो जाइगोट का निर्माण करते हैं। चौथा आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है। तो आवृतबीजी एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं इन्हें इंग्लिश में। आवृतबीजी पौधों में नर और मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। पुष्पों को रूपांतरित शाखा कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला होता है आपका वाह्यदल, दूसरा होता है दल, तीसरा पुमंग या एंड्रोसियम या जिसे नर जननांग भी बोलते हैं, तीसरा होता है जायंग अथवा गाइनोसियम जिसे मादा जननांग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 15, गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्व क्या है? गुरुत्व से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण से होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार 2 पिंडों के मध्य का आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है। किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य जो है वो आकर्षण बल कार्य करेगा, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यही कारण है कि मुक्त रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पृथ्वी की सतह पर वापस आकर गिर जाती है। ये आपने देखा होगा। था उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही उसका भार कहलाता है। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींच रही है। ठीक है। पृथ्वी क्या कर रही है? जितनी भी वस्तुएं हैं उन समस्त वस्तुओं को अपनी ओर खींच रही है। इसे हम गुरुत्व या आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। समय के मापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए। तो समय के मापन से हमारा आशय काल अंतराल की माप से साधारण बोलचाल की भाषा में समय मापन हेतु किसी घड़ी के उपयोग की बात की जाती है। उस समय भी हमारा आशय काल मापन ही होता है। हमें प्रतिदिन छोटे छोटे काल अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ट्रेन या बस में सफ़र करते समय, घर से विद्यालय जाने के लिए, टेलीविजन या रेडियो पर समाचार सुनने, अन्य कोई प्रोग्राम देखने के लिए काल अंतराल मापन की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या आपका 17, परागण प्रक्रिया को समझाइए। तो परागण क्या है? पराग कोशों में परागण बनने के पश्चात ये जरूरी है कि परागकण के नर केंद्रक मादा युग्मक तक पहुँचे। पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। जब एक पुष्प के परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरकर अंकुरित हो जाते हैं तो ये क्रिया स्वपरागण कहलाती है। जबकि किसी दूसरे पुष्प से उसी जाति के परागकण किसी दूसरी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो वह परपरागण कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार एकलिंगी पुष्पों पर परपरागण होता है, किंतु द्विलिंगी पुष्पों में किसी भी प्रकार का परागण नहीं हो पाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न अब आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है? लिख दीजिए। तो वाष्पीकरण और संघनन विधि के द्वारा शुद्ध जल को से वाष्प प्राप्त किया जाता है, जबकि द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना आपका वाष्पन कहलाता है। गैस पदार्थों के अणु बहुत दूर होते हैं तथा इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर वाष्प और गैस में आपका अंतर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपकी आंसर की दी हुई है, आप इस आंसर की को भी देख सकते हैं। और इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर आपको मॉडल पेपर की क्लासेस दी जा रही हैं। बहुत जल्दी आपको यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।